दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के बारे में। तो राष्ट्रीय आय को मापने की 5 विधियां हैं। पहला है उत्पादन विधि, जिसे हम मूल्यवृद्धि विधि भी कहते हैं, आय विधि, व्यय विधि, सामाजिक लेखांकन विधि और साथ ही साथ उत्पादन आय सम्मिश्रित विधि, यानी कि इसमें उत्पादन और आय दोनों का सम्मिश्रण किया जाता है। तो इसमें से उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल कर चुके हैं, तो पहले आप एक बार उनको देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको ये बची हुई 2 विधियों के बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे आय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किस तरीके से किया जाता है। तो बच्चों, राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां होती हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि, जिसको क्या मूल्यवृद्धि विधि भी कहते हैं। तो इस वाली वीडियो में बच्चों हम फोकस करेंगे केवल और केवल आय विधि पर। व्यय विधि और उत्पादन विधि हम आने वाली वीडियो में बता देंगे। तो बच्चों वो वीडियो जो है वो तो हमारी प्राइवेट वीडियो के रूप में उपलब्ध रहेंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स और भी तमाम तरीके के कोर्सेज हम बना रहे हैं, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। तो बच्चों आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है, जिसको हम बोलते हैं आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना। तो बच्चों आय विधि क्या होती है? आय विधि में हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो केवल और केवल आय को कंसीडर करते हैं, यानी कि जितनी भी साधन आय है उसको जोड़कर हम निकालते हैं राष्ट्रीय आय। यानी कि सभी की सभी साधन आय, यानी कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में जितनी भी अर्जित आय है, याद रखिएगा, अर्जित आय का मतलब कमाई से हुई आय है, साधन आय होनी चाहिए। जितनी भी अर्जित आय है उसको जोड़कर अगर हम जोड़ते हैं तो उससे जो हमें ज्ञात होगा उसको हम बोलते हैं बच्चों राष्ट्रीय आय। यानी कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष में जितनी भी आय अर्जित की जाती है, चाहे वो देश के अंदर अर्जित की गई हो चाहे देश से बाहर अर्जित की गई हो, उन सबको जोड़ दें तो उससे जो हमारी आंसर निकलेगा वो कहलाएगा राष्ट्रीय आय। तो बच्चों किस तरीके से राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं उसके भी कुछ चरण हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला चरण तो यह है कि उत्पादक उद्यमों की पहचान और उसका वर्गीकरण। देखिए, उत्पादन करने वाले कई उद्यम होते हैं, हमें सबसे पहले उनको वर्गीकृत करना पड़ता है, उनकी पहचान करनी पड़ती है। तो जितने भी उद्यम हैं जो भी आय अर्जित कर रहे हैं उनको 2-3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि से संबंधित क्रियाएं जहाँ होती हैं, द्वितीय क्षेत्र जहाँ औद्योगिक क्रियाएं होती हैं, और तीसरा है तृतीय क्षेत्र जहाँ सेवा से संबंधित क्रियाएं होती हैं। तो इन 3 क्षेत्रों में सबसे पहले जितने भी उद्यम है उनको बांट दिया जाता है। उसके बाद हर अलग अलग क्षेत्र की हमें साधन आय को वर्गीकृत करना पड़ता है। देखिए, साधन आय 3 प्रकार की होती हैं। पहला है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा होता है स्वनियोजित मिश्रित आय और तीसरी होती है प्रचालन शेष। इन तीनों के बारे में बच्चों मैं आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए, कर्मचारियों को काम करता है कोई कर्मचारी, मान लीजिए कोई कर्मचारी काम करता है, उसके बदले जो उसको पैसा मिलता है वो कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहलाता है। मान लीजिए मैं एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कॉलेज में बच्चे पढ़ाने की वजह से कॉलेज के द्वारा मुझे जो सैलरी दी गई है वो कहलाती है बच्चों कर्मचारियों का पारिश्रमिक। लेकिन केवल कर्मचारियों के पारिश्रमिक में सैलरी नहीं आती है, बल्कि और भी कई फायदे होते हैं जो मालिक अपने कर्मचारियों को देता है, उन सभी को जोड़ देते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि जो भी चीज़ मालिक कर्मचारी को दे रहा है, नियोक्ता कर्मचारी को दे रहा है, वो कैश ही हो, वो हो सकता है काइंड हो। जैसे कि मान लीजिए कॉलेज की तरफ से एक बस आती है जो मुझे घर से पिक करती है और घर पे ड्रॉप करती है। तो एक तरीके का मतलब अगर मैं मान लीजिए किसी कार से जाता, ओला उबर से जाता, तो डेफिनेटली इसका खर्चा मुझे करना पड़ता, तो वो खर्चा मुझे बच गया। इसी तरीके से मान लीजिए कॉलेज की कैंटीन में खाना फ्री मिलता है टीचर्स के लिए, तो वो पैसा बच गया। तो केवल और केवल कैश को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, बल्कि काइंड में शामिल करेंगे। यानी कि एक तो इसमें शामिल होगा नगद मजदूरी एवं वेतन, जो आपको कैश मिलता है, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, मजदूरी हो गई, ये सब इसमें आएगा। इसके अलावा किस्म के रूप में आय, यानी कि ये आय वो होती है जो काइंड के रूप में होती है। जैसे मान लीजिए कोई नियोक्ता बच्चों को, मतलब जो एम्प्लॉय है उसके बच्चों को फ्री में क्लास दिलवाता है, फ्री में स्कूल में पढ़वाता है, खुद का स्कूल उन्होंने बना लिया है, तो एक तरीके की ये भी एक किस्म के रूप में आय है। तो ये किस्म के रूप में आय बहुत ही बड़े लेवल पे होती हैं, बहुत सारे इसके अंदर आते हैं। इसी तरीके से बच्चों सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का योगदान। अगर मालिक अपने कर्मचारियों को किसी भी तरीके का सोशल सिक्योरिटी दे रहा है और उसमें मालिक अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो वो कंट्रीब्यूशन भी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ही हिस्सा माना जाता है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, देखिए ध्यान से समझिएगा
कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्या है, एक तो कैश हो गया यानी कि जो कैश दिया गया, दूसरा सामाजिक सुरक्षा, मान लीजिए कोई इंश्योरेंस करा दिया, कोई बीमा करा दिया, इसमें जो पैसा देता है मालिक वो भी कहलाता है बच्चों सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान। और अगर कोई मजदूरी को किस्म के रूप में दी गई है, कोई मजदूरी बोनस मतलब काइंड के रूप में दी गई है, वो भी इसका हिस्सा है। पर बच्चों याद रखिएगा, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दी जानी चाहिए। अगर नियोक्ता नहीं है, उसको अगर मान लीजिए फ्री में बांटा जा रहा है तो वो कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं कहलाएगा। खाना भंडारे में भी मिलता है लेकिन उसको हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं कहते, क्योंकि वो तो सभी के लिए ओपन है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक में वही इनकम आएगी जो केवल एक्सक्लूसिवली विशेष रूप से कर्मचारी को ही दी जा रही है। तो बच्चों ये है हमारा कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा। मैं इसको ABC बोल देता हूँ। एक तो आता है नगद मजदूरी और वेतन, सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान और किस्म के रूप में आय। दूसरा बच्चों पॉइंट है स्वनियोजित मिश्रित आय। उससे पहले हम एक बार प्रचालन अधिशेष को समझा लेते हैं। तो बच्चों प्रचालन अधिशेष क्या होता है? प्रचालन अधिशेष में किसी भी संपत्ति से आय और उद्यम वृत्ति से आय को शामिल किया जाता है। यानी कि अगर सिंपल शब्दों में हमसे कहें तो मान लीजिए मैंने अपना मकान किराए पे लिया हुआ है, इससे जो मुझे इनकम हो रही है वो मेरी प्रचालन अधिशेष है। कोई पैसा पूंजी उधार दी हुई है, उससे मेरी इनकम जो हो रही है मेरी संपत्ति और उससे जो आय है। यानी कि काम नहीं कर रहा, मेरी संपत्ति काम कर रही है। अब ये मेरी वीडियो है, वीडियो के बदले भी मुझे जो इनकम होती है वो रॉयल्टी कहलाएगी। हालांकि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन एक बार जब वीडियो कोर्स बन जाएगा उसके बाद ये जब कोर्स चलता बिकता रहेगा तो वीडियो को कुछ इनकम का हिस्सा मुझे मिलता रहेगा। तो ये रॉयल्टी है, यानी कि संपत्ति से आय है। किराया हो, ब्याज हो, रॉयल्टी हो, ये सारी की सारी संपत्ति से आय होती है। और उद्यमी का काम होता है उद्यमी वृत्ति होता है, यानी कि वो मार्केट में जाके रिस्क लेता है जिसके बदले उद्यमी को लाभ मिलता है। तो जो संपत्ति से आय होती है और उद्यम वृत्ति से आय होती है उसका जोड़ कहलाता है प्रचालन अधिशेष। अब संपत्ति से आय में 3 तरीके की इनकम शामिल हमने बताई है। किराया यानी कि भूमि को मिलने वाली इनकम, ब्याज यानी कि पूंजी को इनकम मिलने वाली इनकम, और रॉयल्टी यानी कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो बौद्धिक आपकी संपत्ति है, उसके आधार पर आपको कोई इनकम मिलती है तो उसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये संपत्ति से आय कहलाएगी। और लाभ जो है वो उद्यम वृत्ति से आय है। लाभ के 3 अंश होते हैं बच्चों, 3 अंग होते हैं। पहला लाभांश। लाभांश वो होता है जो कंपनी द्वारा अपने जो शेयर होल्डर हैं, जो आप कह सकते हो जो हिस्सेदार हैं, उनमें इनकम का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं लाभांश। निगम कर वो इनकम का हिस्सा है, वो लाभ का हिस्सा है जो कर के स्वरूप सरकार को दे दिया जाता है। और अवतरित लाभ वो हिस्सा है बच्चों जो कंपनी अपने पास सुरक्षित रिजर्व फंड में रख लेती है ताकि भविष्य में अगर कभी उसको हानि हो तो उस सरप्लस से उसकी भरपाई कर सके। तो इस तरीके से बच्चों प्रचालन अधिशेष जो है वो संपत्ति से आय और उद्यम वृत्ति से आय का जोड़ होता है। तीसरा पॉइंट बच्चों होता है स्वनियोजित मिश्रित आय। ये वो व्यक्तियों की आय है जो अपने ही मालिक खुद हैं और अपने ही नौकर हैं। जैसे मान लीजिए इन व्यक्तियों की संपत्ति भी इन्हीं की है, रिस्क भी इन्हीं का, और काम भी यही कर रहे हैं। डॉक्टर की आय, वकील की आय और मवेशी की आय, सब्जी बेचने वाले की आय, ये तमाम इनकम जो हैं ये कहलाती हैं स्वनियोजित मिश्रित आय। स्वनियोजित मिश्रित आय का क्या मतलब है कि अपना ही रोजगार में इनकम हो रही है, अपने ही रोजगार से आय। और मिश्रित आय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्य से आय, संपत्ति से आय और उद्यम वृत्ति से आय तीनों के ही गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए इसको मिश्रित आय कहते हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक होता है हमारा COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा होता है मिक्स इनकम। मिक्स इनकम का मतलब क्या हुआ बच्चों? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर थोड़ा नीचे हो जाएगा, हाँ यहाँ लिख देते हैं। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स इनकम मिश्रित आय और ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो इसको हम बोलते हैं बच्चों घरेलू आय। क्या बोलते हैं इसको? घरेलू आय, यानी कि देश की सीमा के अंदर कमाई गई आय, घरेलू आय। ठीक है बच्चों, इन तीनों को जोड़ देते हैं, घरेलू आय कहलाती है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जो विदेशों में भी चले जाते हैं, ठीक है। तो जब हम घरेलू आय में जमा कर देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो बच्चों यही शुद्ध आय बन जाएगी राष्ट्रीय आय।
यानी कि राष्ट्रीय आय कैसे ज्ञात करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1 चरण, सबसे पहले उद्यमों की पहचान करेंगे, उनको वर्गीकृत करेंगे, फिर अलग अलग उद्यमों में जो साधन आय है उन सभी साधन आय को जोड़ लेंगे और जो साधन आय है वो कहलाएगी हमारी घरेलू आय। और जब घरेलू आय में अब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी जोड़ लेते हो तो वो कहलाएगी राष्ट्रीय आय। यानी कि आय विधि में हम सबसे पहले जितने भी क्षेत्र हैं उनके द्वारा जो आय अर्जित की गई है उनको जोड़कर हम घरेलू आय निकालते हैं और जब घरेलू आय निकल जाती है तो विदेशों से शुद्ध आय जोड़कर राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ये तरीका है हमारा आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने का। तो आय विधि से राष्ट्रीय आय निकालने का तरीका हमने आपको समझाया। बच्चों अब आपके स्क्रीन के सामने एक टेबल है जिसमें आप देख सकते हो कि मजदूरी और वेतन में किस किस को शामिल किया गया है। तो इसके अंदर शामिल किया गया है मूल वेतन को, महंगाई भत्ता, बोनस, अतिरिक्त समय का भत्ता यानी कि ओवर टाइम, बिक्री स्टाफ को कमीशन, चिकित्सा भत्ता यानी कि कैश में जो मिलता है, अवकाश यात्रा भत्ता, ठीक है, यानी कि आपको कोई ट्रैवलिंग अलाउंस या मिला है। किस्म के रूप में आय में क्या क्या शामिल है बच्चों, एक बार ये भी देख लो। इसमें शामिल है निःशुल्क आवास, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य। बच्चों वास्तव में ये निःशुल्क नहीं है क्योंकि कर्मचारी जो को उसका मालिक दे रहा है उसके काम के बदले। वर्दी, निःशुल्क बिजली व पानी, ऋण पर ब्याज की छूट, कर्मचारियों के बच्चों को शिशु सदन यानी कि शिशु सदन मतलब डे केयर, मनोरंजन सुविधाएं, नियोक्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को कर्मचारियों को निःशुल्क देना। जैसे रेल कर्मचारी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को रेल में ट्रैवल करने का पूरा मौका देता है। इसके अलावा बच्चों आप ये भी देख सकते हो कि सामाजिक सुरक्षा में मालिक कौन कौन से योगदान देता है, जिसमें भविष्य निधि में अंशदान भी है, बीमा किस्त पे अदायगी और पेंशन, ये सारे के सारे सामाजिक सुरक्षा में मालिकों को अंशदान कहलाते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में बच्चों मैं इतना ही करा रहा हूँ। आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू। तो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय को ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि व्यय विधि में जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उनके द्वारा किए गए अंतिम व्यय को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। यानी कि आय विधि में हम सभी क्षेत्र द्वारा या हम आय को जोड़ते थे, यानी कि इनकम को जोड़ते थे। और व्यय विधि में जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, जिसको भी अर्थव्यवस्था में, जिन भी क्षेत्रों में हम अर्थव्यवस्था को डिवाइड कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए व्यय को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं। तो इसके भी बच्चों 3 चरण हैं, कई बुक्स में इसके 4 चरण भी आपको मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल बात वही है बच्चों। सबसे पहला ये है कि जो घरेलू सीमा है, घरेलू सीमा का कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि घरेलू सीमा में राजनीतिक सीमा, जलयान, वायुयान, दूतावास और भी कुछ चीज़ें हैं जो शामिल होती हैं। यानी कि घरेलू सीमा में उन समस्त आर्थिक क्रियाओं की पहचान करना। सबसे पहले हम घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी भी आर्थिक क्रियाएं चल रही होती हैं उनकी पहचान करते हैं और उनके द्वारा किए गए अंतिम व्यय को पता करते हैं। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं बच्चों, परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और शेष विश्व। तो ये 4 क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेते हैं, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था को इन 4 क्षेत्रों में डिवाइड करते हैं और उनके द्वारा किए गए व्यय को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की प्रयास करते हैं। तो बच्चों चरण 2 में हमें अंतिम व्यय पता करना है। अंतिम व्यय के 3 हिस्से हमने कर दिए, अंतिम उपभोग व्यय, निवेश व्यय और शुद्ध निर्यात। इसके बारे में बच्चों हम आपको डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं निजी उपभोग व्यय की। तो देखिए निजी उपभोग व्यय क्या होता है। निजी उपभोग व्यय परिवारों द्वारा खर्च किया जाता है और गैर लाभकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। परिवारों द्वारा किस पे खर्च किया जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर खर्च किया जाएगा, ठीक है। इस पर जो खर्च किया जाता है वो कहलाता है हमारा निजी अंतिम उपभोग व्यय। और सरकार जो है वो वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्च करती है, विदेशों में संपत्ति खरीदने के लिए जो खर्चा करती है या कर्मचारियों के पारिश्रमिक पे जो पैसा खर्च करती है, वो कहलाता है सरकारी अंतिम उपभोग व्यय। इसको बच्चों इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में जी बोलते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको सी बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये कहलाता है अंतिम उपभोग व्यय। यानी कि अंतिम उपभोग व्यय का मतलब है उपभोग पर किया गया व्यय। और उपभोग कौन करता है, या तो परिवार क्षेत्र करेगा या सरकारी क्षेत्र करेगा। दूसरा हम बात करते हैं बच्चों निवेश व्यय। अब निवेश व्यय कौन कौन कर सकता है, देखिए निवेश परिवार क्षेत्र भी कर सकता है, उत्पादक क्षेत्र भी कर सकता है, सरकारी क्षेत्र भी कर सकता है, कोई भी क्षेत्र कर सकता है। तो जो निवेश व्यय है उसको हम सकल पूंजी निर्माण भी कहते हैं। पूंजी निर्माण का क्या मतलब है बच्चों,
क्रिएशन ऑफ कैपिटल, नई वस्तु का निर्माण, नई संपत्ति का निर्माण, नई पूंजी का निर्माण। तो निवेश व्यय के भी दो हिस्से हो गए, एक तो होता है स्थायी पूंजी निर्माण और दूसरा होता है स्टॉक निवेश, यानी कि स्टॉक में जो परिवर्तन हो रहा है। अगर आप कच्चा माल, अर्ध कच्चा माल और इवन फिनिश गुड्स को अगर आप किसी उत्पादक के पास है तो वो भी एक तरीके का निवेश माना जाता है। तो किसके तरीके से सकल स्थायी पूंजी निर्माण के भी तीन हिस्से होते हैं। एक तो व्यावसायिक स्थायी निवेश जो कि उत्पादक वर्ग द्वारा किया जाता है, सार्वजनिक स्थायी निवेश जो कि सरकार द्वारा किया जाता है, और गृह निर्माण निवेश जो कि परिवार क्षेत्र द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक स्थायी निवेश का मतलब प्राइवेट फैक्ट्री द्वारा मशीन खरीदना, प्लांट लगाना, कलपुर्जे या आप कह सकते हो बड़े बड़े इक्विपमेंट बाय करना, ये सारा का सारा हमारा व्यावसायिक निवेश कहलाएगा। सार्वजनिक स्थायी निवेश का मतलब है सरकार द्वारा रोड बनाना, पुल बनाना, इस तरीके की चीजें सरकार करती है, स्कूल्स वगैरह डेवलप करना, ये सारा का सारा सार्वजनिक निवेश कहलाएगा। और गृह निर्माण निवेश का मतलब है परिवार क्षेत्र द्वारा अपने हाउस होल्ड के लिए, गृह के लिए, मकान बनाने के लिए जो निवेश किया जाता है, इन सबको जोड़कर बच्चों सकल स्थायी पूंजी निर्माण कहलाता है। इसमें अगर हम जोड़ दें स्टॉक में परिवर्तन, इन दोनों को जोड़ दें तो ये कहलाता है निवेश व्यय। ठीक है बच्चों, तो स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? स्टॉक में परिवर्तन का मतलब है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। तीसरा बच्चों हिस्सा कहलाता है शुद्ध निर्यात। देखिए शुद्ध निर्यात क्या है? शुद्ध निर्यात जो है, हम विदेशों को जब वस्तु बेचते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं, और जब हम विदेशों से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे आयात कहते हैं। तो ओवरऑल अर्थव्यवस्था में जब हम निर्यात में से आयात को घटा देते हैं तो इसको कहते हैं शुद्ध निर्यात। तो एक अर्थव्यवस्था में देखिए राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको बच्चों बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं एनएक्स। तो जब आप अर्थव्यवस्था में सी में जी को, आई को और एनएक्स को जोड़ देते हो, यानी कि निजी अंतिम भोग व्यय, सरकारी अंतिम भोग व्यय, निवेश व्यय और शुद्ध निर्यात को जोड़ देते हो, तो इससे बनता है हमारा जीडीपी एनपी, यानी कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। ठीक है, ये हमारा ज्ञात होता है। अब हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है। बच्चों याद रखना, राष्ट्रीय आय जो होती है हमेशा शुद्ध होती है, ठीक है। और शुद्ध राष्ट्रीय आय भी बोल सकते हो आप इसको, राष्ट्रीय उत्पादन भी बोल सकते हो आप इसको, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय आय, कुछ भी बोल सकते हो। लो मैं उत्पादन लिख देते हैं, आय लिख देते हैं। और हमेशा साधन लागत पर होती है। इसका मतलब राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और आप किस चीज का अनुमान लगा चुके हो? आप लगा चुके हो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो बच्चों आपको हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि जब ग्रॉस होता है, सकल होता है और हमें शुद्ध निकालना है तो हमारे को एक चीज माइनस करनी पड़ेगी, उसको कहते हैं गिसावट। यानी कि जो भी डेप्रिसिएशन हुआ है अगर हम उसको माइनस कर देंगे अर्थव्यवस्था में एक साल के अंदर तो हमारी शुद्ध वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, और क्योंकि ये घरेलू उत्पादन है, मैंने गलती से लिख दिया डीपी, घरेलू उत्पादन है, इसलिए हमें विदेशों से प्राप्त साधन आय को जोड़ना पड़ेगा। और जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं बच्चों विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। अब देखिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय हो गया। अब क्योंकि ये बाजार कीमत है, ये साधन लागत है, तो बाजार कीमत में से माइनस कर देते हैं बच्चों शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। यानी कि मैं एक सिंपल शब्दों में कहूं तो हमारा जो एनएनपी एट एफसी होता है और हमारा ये होता है जीडीपी एट एमपी, इसमें से सीएफसी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल माइनस कर देंगे, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देंगे और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर देंगे। तो आपको राष्ट्रीय आय का अनुमान आप आय व्यय विधि के द्वारा लगा सकते हो। तो बच्चों मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि व्यय विधि में हम जितने भी व्यय है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बेसिकली 4 हिस्से हो गए, निजी अंतिम भोग व्यय, सरकारी अंतिम भोग व्यय, निर्यात व्यय और शुद्ध निर्यात। तो इसको जोड़कर हम जीडीपी एट एमपी निकाल लेते हैं। और एक बार जब हमारी घरेलू आय निकल जाती है तो घरेलू आय में पहले उस आय को जोड़ा जाता है तो हमें विदेशों से प्राप्त हुई है, तो वो हमारी सकल राष्ट्रीय आय बन गई। ठीक है, क्योंकि ये सकल है इसलिए इसमें से गिसावट को माइनस कर देंगे ताकि ये शुद्ध बन जाए। और क्योंकि ये मार्केट बाजार कीमत पे निकली है, ठीक है, क्योंकि खर्चा तो बाजार में होता है ना, बाजार कीमत पे खर्चा होता है ना, तो हम क्या करेंगे आय विधि निकालने, आय विधि की तरह
साधन लागत पर निकालने के लिए इसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे और इस तरीके से बच्चों हमें व्यय विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे उत्पादन विधि से किस तरीके से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो उत्पादन विधि को हम मूल्य वृद्धि विधि भी कहते हैं, साथ ही साथ इसी विधि को हम औद्योगिक उद्गम विधि भी कहते हैं। तो इसके अंदर कैसे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, इसके लिए सबसे पहला चरण क्या है कि जितने भी उत्पादन करने वाले उद्यम हैं उनकी पहचान करना और उनको वर्गीकृत करना। कौन कौन से क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में और तृतीय क्षेत्र में। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है कृषि और उससे संबंधित क्रियाओं का क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का मतलब है विनिर्माण क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का मतलब है सेवा क्षेत्र। तो सबसे पहले जितने भी इकाइयां, उत्पादन की इकाइयां उत्पादन में लगी हुई हैं उसका अनुमान लगाया जाता है, उनको वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से सेक्टर में वर्गीकृत किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। जब एक बार हम इसको वर्गीकृत कर देते हैं उसके बाद हमें हर क्षेत्र के द्वारा की गई मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाना होता है। यानी कि मूल्य वृद्धि का अनुमान कैसे लगाया जाता है? सबसे पहले जितने भी क्षेत्र हैं उन्होंने जितना उत्पादन किया उसका मूल्य पता किया जाता है और उनके द्वारा जो कच्चा माल यूज किया गया है, मध्यवर्ती वस्तु यूज की गई है, उसका मूल्य पता किया जाता है और उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तु का उपभोग का मूल्य घटा दिया जाता है जिससे कि मूल्य वृद्धि ज्ञात हो जाए। तो मूल्य वृद्धि कैसे पता चलेगा? उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। यानी कि एक फर्म जितना भी उत्पादन कर रही है उसके उत्पादन के मूल्य में से घटा देंगे मध्यवर्ती वस्तु के उपभोग का मूल्य। तो बच्चों उत्पादन का मूल्य क्या होता है? उत्पादन का मूल्य मतलब है जितना सामान आपने बेच दिया उसका मूल्य और जितना सामान आपके पास रखा हुआ है उसका मूल्य, इसके कहते हैं उत्पादन का मूल्य। मान लीजिए मैंने 500 बुक्स बनवाई, ठीक है जी, और 400 बिकी 100 रुपए के हिसाब से और 100 नहीं बिकी, तो उत्पादन का मूल्य क्या है? ये जो 400 बिकी इसके हिसाब से 400 का 40,000 और जो नहीं बिकी वो भी इसमें शामिल है। तो ये सारा का सारा कहलाएगा उत्पादन का मूल्य। यानी कि उत्पादन का मूल्य कितना किया? 50,000। जो बिक गया वो भी और जो नहीं बिका वो भी, उन दोनों की वैल्यू को हम जोड़ते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं क्या? उत्पादन के मूल्य में से उत्पादन का मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग। तो मध्यवर्ती उपभोग क्या है बच्चों वो भी समझो। मध्यवर्ती उपभोग का मतलब है साधन लागत और गैर साधन लागत। यानी कि श्रम यूज किया, पूंजी यूज की, जमीन यूज की, तो ये साधन लागत हो गई। गैर साधन लागत का मतलब बिजली यूज की, कच्चा माल यूज किया। यानी कि जितनी भी लागतें हैं समस्त लागतों को हम उत्पादन के मूल्य में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी की मूल्य वृद्धि हमने की। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं एक किताब लेकर आया 40 रुपए की, उसे बेच दी मैंने 100 रुपए की, तो उत्पादन कितने का किया? 100 रुपए का। और कितने की खरीदी थी? 40 रुपए की। तो मूल्य वृद्धि कितने की? 60 रुपए की। तो बच्चों मूल्य वृद्धि का अनुमान इस तरीके से लगाया जाता है। यानी कि सबसे पहले उत्पादन का मूल्य ज्ञात किया जाता है, उसमें से मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य घटा दिया जाता है। उत्पादन का मूल्य बिक्री और स्टॉक में परिवर्तन से निकलता है और मध्यवर्ती लागत साधन लागत और गैर साधन लागत दोनों पे जो पैसा खर्च करते हैं उससे कहती हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है बच्चों वो ये है कि प्राथमिक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र की मूल्य वृद्धि और तृतीय क्षेत्र की मूल्य वृद्धि, तीनों ही क्षेत्रों की मूल्य वृद्धि को जोड़कर जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। इसका मतलब यहां तक हमारा क्या निकल गया? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। तो बच्चों जैसा कि हम आपको आय विधि, व्यय विधि में समझा चुके हैं कि हमें राष्ट्रीय आय निकालनी है और राष्ट्रीय आय हमेशा शुद्ध वैल्यू होती है। इसका मतलब ये वैल्यू सकल है, सकल में से आप घटाओगे गिसावट तो आपको शुद्ध वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्योंकि ये घरेलू आय है, इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ेंगे तो आपकी राष्ट्रीय आय निकल जाएगी, राष्ट्रीय उत्पादन हो जाएगा। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे तो ये साधन लागत पे निकल जाएगा। यानी कि एक बार जब हम मूल्य वृद्धि को जोड़ लेते हैं तो इससे हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लग जाता है। और बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन में से अगर हम घिसावट को माइनस कर दें, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को माइनस कर दें, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस कर दें, तो जो वैल्यू हमारी निकलेगी उसी को बच्चों हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। यानी कि इसका स्टेप क्या है?
हमें केवल मूल्य वृद्धि पे फोकस करना है। कितनी मूल्य वृद्धि की है, इस बात पे फोकस करना है। तो बच्चों यहां पर मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूं कि चाहे आय विधि हो, चाहे व्यय विधि हो, चाहे उत्पादन विधि हो, तीनों में ही एक समानता है जिसके बारे में हम आपसे अब डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने देखिए तीनों का एक कंपैरिजन स्टडी बनाई हुई है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो जाए कि आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि में क्या कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले मूल्य वृद्धि का निकाला हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र द्वारा सकल मूल्य वृद्धि प्लस द्वितीय क्षेत्र द्वारा सकल मूल्य वृद्धि प्लस तृतीय क्षेत्र द्वारा मूल्य वृद्धि, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल जाएगा जीडीपी एट एमपी, यानी कि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। इसमें से माइनस कर देंगे घिसावट और माइनस कर देंगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो हमारा क्या निकल जाएगा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन, और इसमें जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ताकि हमारी राष्ट्रीय आय हमें ज्ञात हो जाए। तो बच्चों वही तरीका है जो अभी हमने आपको बताया। आय विधि से अगर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो तीन चीज़ें होती हैं बच्चों, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, इसके अलावा मिश्रित आय और प्रचालन शेष, जिसमें लगान, रॉयल्टी, ब्याज, लाभ सब शामिल है। इनको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन। तो क्योंकि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन आ चुका है, इसलिए केवल विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ने की ही आवश्यकता होती है, ताकि हमारा राष्ट्रीय आय हमें ज्ञात हो जाए। इसी तरीके से बच्चों व्यय विधि है। व्यय विधि में निजी अंतिम भोग व्यय है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है, सकल पूंजी निर्माण है और शुद्ध निर्यात है। सी, जी, आई और एनएक्स, इन तीन चारों को जोड़ने से हमें निकलेगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन, यानी कि जीडीपी एट एमपी, और इसमें से माइनस कर दोगे घिसावट और माइनस कर दोगे शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो हमारा निकल जाएगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पादन, यानी कि एनडीपी एट एफसी। और इसमें अगर हम जोड़ दें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, तो इससे हमें राष्ट्रीय आय का अनुमान लग जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हमने सीखा कि आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, तीनों का ही लक्ष्य जो है वो निकालना होता है राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तीनों ही विधि से राष्ट्रीय आय का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। दोस्तों अब हम बात करते हैं सामाजिक लेखांकन विधि की। सामाजिक लेखांकन विधि का जो प्रतिपादन है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन ने किया। इसके अंतर्गत जितनी भी अर्थव्यवस्था है, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था को 5 भागों में बांटा जाता है और हर भाग के 4 खाते बनाए जाते हैं। तो कौन कौन से भागों में बांटा जाता है? अंतिम उपभोक्ता, उत्पादक संस्थान, वित्तीय संस्थान, बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा संस्थान और अन्य, यानी कि इन 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक बार मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ। अंतिम उपभोक्ता, उत्पादक संस्थान, वित्तीय संस्थान, बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा संस्थान और अन्य। इसके बाद हर किसी भाग के 4 खाते बनाए जाते हैं, जिसमें से एक है संचालन खाता, पूंजी खाता, संचित खाता और चालू खाता। इन विभिन्न वर्गों के विभिन्न खातों को जोड़कर जो आय निकलती है उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि ये जो विधि है इसमें 5 खातों में से जो 4 अकाउंट बनाए जाते हैं उनके सम को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। लेकिन ये विधि विकसित देशों में तो सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है, लेकिन विकासशील देश जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आंकड़े उपलब्ध नहीं होते उन देशों के लिए ये विधि बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। दोस्तों सामाजिक लेखांकन विधि में हम आपको इतना ही करा रहे हैं, लेकिन अगर आवश्यकता हुई तो सामाजिक लेखांकन विधि की हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें हम आपको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन की क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, कैसे कैसे इंक्लूड होती है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि वो आवश्यक होगा तो करवा देंगे। अदरवाइज आप यही याद रखिएगा कि इसके अंदर 5 अकाउंट होते हैं, 5 वर्ग होते हैं और 4 प्रकार प्रत्येक वर्ग के 4 अकाउंट बनाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर रखने हैं दिमाग में। इसके अलावा एक और तरीका होता है उत्पादन आय सम्मिश्रण विधि। इस विधि में राष्ट्रीय आय का मापन के लिए आय तथा उत्पादन विधि दोनों का प्रयोग किया जाता है। जब जिस मात्रा तक आय विधि के संबंधित आंकड़े उपलब्ध होते हैं, यानी कि आय विधि के लिए जो आंकड़े चाहिए अगर वो सही तरीके से उपलब्ध है तो आय विधि का प्रयोग कर लिया जाता है। उत्पादन विधि के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होते हैं तो उत्पादन विधि का प्रयोग कर लिया जाता है। और जहां पर दोनों विधियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं होते वहां पर सर्वेक्षण के माध्यम से आंकड़े इकट्ठे कर लिए जाते हैं। इस विधि का प्रयोग जो है वो डॉक्टर प्रोफेसर VKRV द्वारा सर्वप्रथम सुझाया गया। तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय आय के मापन की विधियां, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट ठीक से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।